हेलो एवरीवन और इस नए एक्सप्लेनर में वेलकम। आज हम अर्ली इंडियन डेमोक्रेसी के एक बहुत ही फैसिनेटिंग सफ़र को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा टाइम था जब डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज जैसे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नए थे। पूरी दुनिया की नज़रें हम पर टिकी थीं। तो आइए हिस्ट्री के इस क्रूशियल फेज को एकदम शुरुआत से समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। एक प्रोमिनेंट इंडियन एडिटर ने इंडिया के मास स्केल पर होने वाले पहले इलेक्शन को एग्जैक्टली यही कहा था। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स को लगता था कि ये डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट बहुत ही रिस्की है और शायद बुरी तरह फेल हो जाएगा। इट वॉज अ मैसिव लीप ऑफ फेथ। तो आज के इस सेशन को हमने एक स्ट्रक्चर्ड मास्टर क्लास की तरह डिज़ाइन किया है। हम शुरू करेंगे द डेमोक्रेटिक गैम्बल से, फिर कांग्रेस और सीपीआई के कंपैरिजन को देखेंगे, उसके बाद द केरला एनोमली और रूट्स ऑफ डोमिनेंस को डीकोड करेंगे। आखिर में ऑपोजिशन का रोल और एक क्विक बोर्ड एग्जाम मास्टर क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, इंडियाज बिग डेमोक्रेटिक गैम्बल। डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का ये रास्ता आसान नहीं था। आपको बता दें कि हमारा पहला इलेक्शन कमीशन 1950 में सेटअप किया गया था, सुकुमार सेन के नेतृत्व में। एक बार जरा बाकी पोस्ट कॉलोनियल नेशंस को देखिए। पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी देशों को सच में ये डर था कि डेमोक्रेसी लाने से देश में कॉन्फ्लिक्ट्स और सेपरेटिज्म आएगा। इसलिए उन्होंने नेशनल यूनिटी के नाम पर मिलिट्री या नॉन डेमोक्रेटिक रूल चुन लिया। पर इंडिया ने उन सब के एग्जैक्टली ऑपोजिट जाते हुए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और डेमोक्रेटिक रूल का बोल्ड और कॉन्फिडेंट रास्ता अपनाया। अब जरा लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचिए। देश भर में एलिजिबल वोटर्स का नंबर छोटा मोटा नहीं था, पूरे 17 करोड़ वोटर्स थे। और इन 17 करोड़ लोगों को 3200 एमएलएज और 489 लोकसभा मेंबर्स को चुनना था। ऊपर से एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ये आई कि वोटिंग लिस्ट्स में लाखों महिलाओं के एक्चुअल नाम प्रॉपर्ली दर्ज ही नहीं थे। उन्हें बस वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ लिख दिया गया था। इस सबके ऊपर एक और मैसिव हर्डल था। उन 17 करोड़ वोटर्स में से पता है कितने लिटरेट थे? सिर्फ 15%। जी हां, बेयरली 15% लोग पढ़ना लिखना जानते थे। इसी ग्राउंड रियलिटी की वजह से पूरी दुनिया हाईली स्केप्टिकल थी कि एक पुअर और मोस्टली इलिटरेट देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना टेक्निकली पॉसिबल भी है या नहीं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारा अगला पॉइंट, द इलेक्टोरल लैंडस्लाइड, कांग्रेस वर्सेस सीपीआई। इंडिया ने 1952 में फर्स्ट इलेक्शन सक्सेसफुली होल्ड करवा के अपने सारे क्रिटिक्स को पूरी तरह साइलेंस कर दिया। रिजल्ट्स आए तो सब देखते रह गए। कांग्रेस पार्टी ने एक मैसिव माइंड ब्लोइंग 364 सीट सिक्योर की, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई सेकंड पोजीशन पर आकर भी सिर्फ 16 सीट्स तक ही सिमट गईं। ये नंबर साफ दिखाता है कि नेशनल और स्टेट दोनों ही लेवल्स पर कांग्रेस की कितनी जबरदस्त डोमिनेंस थी। लेकिन इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे एक बड़ा टेक्निकल फैक्टर भी था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस इलेक्ट्रल सिस्टम में जिससे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है, चाहे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले या ना मिले। इस सिस्टम ने एक्चुअली कांग्रेस की जीत को आर्टिफिशियली बूस्ट किया। पता है कैसे? कांग्रेस को असल में रफली 45% वोट शेयर मिला था, पर इस सिस्टम की वजह से लगभग 74% सीट्स उनके खाते में आई। मूविंग ऑन टू नंबर 3, द केरला एनोमली। 1957 के सेकेंड जनरल इलेक्शंस आते हैं और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका लगता है। ये एक हाईली कंट्रोवर्शियल इवेंट था। केरला स्टेट में सीपीआई ने अचानक 60 सीट्स जीती और एक कोलिशन के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की। इनका मेन फोकस काफी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज लाना था। लेकिन स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक लिबरेशन स्ट्रगल शुरू कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि 1959 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स यानी आर्टिकल 356 का यूज करके उस सीपीआई गवर्नमेंट को सीधे डिसमिस कर दिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आखिर उन पहले 3 इलेक्शंस में कांग्रेस की लगातार मैसिव जीत का राज क्या था? ये सेक्शन आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत वाइटल होने वाला है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन, लेगेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस को इफेक्टिवली नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी मिली थी। सोचिए, जो लोग आज़ादी की लड़ाई के फोरफ्रंट हीरोज थे, वही अब उनके पॉलिटिकल कैंडिडेट्स थे। लोगों का नेचुरल ट्रस्ट था उन पर, और उनका ग्रासरूट्स नेटवर्क पूरे देश में पहले से ही इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को एक अनबीटेबल अर्ली हेड स्टार्ट का सामना करना पड़ा। दूसरा बड़ा रीजन था उनका रेनबो कोएलिशन बिल्ड करना।
1885 में कांग्रेस एक एलीट प्रेशर ग्रुप की तरह शुरू हुई थी, राइट? पर सिविल डिसोबीडियंस आते आते ये एक मास मूवमेंट बन गई। कांग्रेस ने किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, शहर, गांव, प्रैक्टिकली हर डाइवर्स सोशल क्लास को एक ब्यूटीफुल और इंक्लूसिव रेनबो की तरह अपने साथ जोड़ लिया था। एक और मैसिव स्ट्रेंथ थी उनकी टॉलरेंस ऑफ फैक्शंस। कांग्रेस ने अपने ही अंदर लेफ्टिस्ट्स, राइटिस्ट्स और सेंट्रिस्ट्स सभी अलग अलग विचारधाराओं को अकोमोडेट किया। इसकी वजह से पार्टी एक्सट्रीम पोजीशंस लेने से बचती थी और एक सही बैलेंस बना रहता था। फैक्शनलिज्म उनके लिए वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ थी। अगर कोई इश्यू होता तो इंटरनल क्रिटिक्स पार्टी छोड़ने की बजाय पार्टी के अंदर ही डिबेट करते थे। द ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। जब एक सिंगल प्लेटफॉर्म इतनी अलग अलग ओपोजिंग आइडियोलॉजीज को स्पेस दे रहा हो तो ऑटोमेटिकली वो एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आता है। इस सिनेरियो को डिस्क्राइब करने के लिए द कांग्रेस सिस्टम फ्रेज का यूज किया जाता है। उन शुरुआती सालों में रियल पॉलिटिकल कंपटीशन कांग्रेस के बाहर था ही नहीं, बल्कि उन्हीं के इंटरनल फैक्शंस के बीच होता था। इफेक्टिवली कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी और कांग्रेस ही खुद की ऑपोजिशन भी थी। द होल शबैंग इन वन पार्टी। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रगल्स ऑफ द ऑपोजिशन। ऐसे सिस्टम में बाकी नॉन कांग्रेस पार्टीज का आखिर रोल क्या था? लेट्स टेक अ लुक। भले ही उस दौर में ऑपोजिशन पार्टीज बस टोकन रिप्रेजेंटेशन तक सिमटी हुई लगती थीं, पर उनका रोल एब्सोल्यूटली क्रूशियल था। उन्होंने डेमोक्रेसी का कैरेक्टर जिंदा रखा और रूलिंग पार्टी को हमेशा चेक में रखा। और उस वक्त की बात ही अलग थी। B.R. अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण जैसे टॉल ऑपोजिशन फिगर्स को इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी जाती थी कि उन्हें एक्टिवली गवर्नमेंट ज्वाइन करने का इन्विटेशन तक मिलता था। ओके गाइज, अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, कीबोर्ड एग्जाम आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपको एग्जाम्स में टॉप मार्क्स स्कोर करने हैं तो दिस इज द सीक्रेट सॉस। जब आपसे नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस पर पूछा जाए तो आंसर को केयरफुली स्ट्रक्चर कीजिए। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग 2 to 3 लाइन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में कम से कम 5 to 7 क्लियर आर्ग्यूमेंट्स दें। बीच में एक क्विक फ्लो चार्ट या विजुअल माइंड मैप ऐड करने से एग्जामिनर पर जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। और फाइनली रैप इट अप विद अ रियली सॉलिड कंक्लूजन। इस मास्टर क्लास के साथ अर्ली इंडियन डेमोक्रेसी का हमारा ये चैप्टर यहीं एंड होता है। पर जाने से पहले मैं आपको एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचकर देखिए, What happens to a democracy when the ruling party is also effectively its own opposition? इस एक चीज ने आगे चलकर इंडिया के पॉलिटिक्स को कैसे बदला होगा? Keep learning and keep decoding.